तो दोस्तों आ चुके हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का। कल जो आपका एग्जाम होगा उसका दोस्तों 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के जो आपके दोस्तों कल के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी के सारा प्रश्नों को देखेंगे। जो पैसेज दोस्तों अभी आपको बताने वाले हैं ये सेम पैसेज आपके कल जो है इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आ चुका है सेक्शंस बी। सेक्शंस बी कहता है कि क्वेश्चंस नंबर 31 से 38 यानी कि 31 से 38 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। राइट एनी 6 क्वेश्चंस जो कि आपको 12 नंबर का प्रश्न है। यानी कि पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है और आपको 12 नंबर पक्का करना है। सेम पैसेज रहेगा, कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से कल आपको एग्जाम में उत्तर देना है, चलिए हम लोग जानते हैं। पैसेज को दोस्तों सबसे आपको आसानी से पढ़ना है क्योंकि इंग्लिश का पैसेज है तो आपको आसानी से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग पैसेज को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पैसेज कहता है कि द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगॉन एंड ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया। यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली है दोस्तों ये चेंज करता है इंडिया को, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से चेंज करता है, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच आर लीडिंग टू डेस्टिग्रेशन, ठीक है, डिस्टिग्रेशन, अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद लिखा गया है आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड स्पेशली इन द अर्बन एरिया आर इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच यंग मैन फ्रॉम द रूरल एरिया हैव बीन शिफ्टिंग टू दिस प्लेस। मतलब कि दोस्तों किस प्रकार से ज्वाइंट फैमिली में एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, अपॉर्चुनिटियां कितनी ज़्यादा होती है, उस प्रकार से जो है जितने सारे लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, गांव देहात से संबंधित है, वे सारे लोग क्या कर रहे हैं, शहर में जाकर के बस रहे, शिफ्टिंग कर रहे हैं। मेनी यंग पर्सन इन द अर्बन एरियाज आर आल्सो मूविंग आउट द फॉर द पेरेंट्स प्लेस टू सीक ओपनिंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इवन आउटसाइड इंडिया। यानी कि बहुत सारे जो परिवार हैं वो गांव से जाकर के शहर में बस चुके हैं। इसके बाद लिखा गया है कि द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड द फोर्स सिलेक्शंस बिटवीन दे मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ हैव फोर्स मेनी पर्सन टू ऑप्ट एंड जो है इंडिपेंडेंस लिविंग। यानी कि काफ़ी जो माताएं खुद पर निर्भर होती है, काफ़ी बहनाएं जो खुद पर निर्भर होती है। हैज अ रिजल्ट ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली द एज हैव lost द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट विच वॉज इजिली अवेलेबल टू देम इन ज्वाइंट फैमिली। और इस प्रकार से ज्वाइंट फैमिली को लेकर के पैसेज आपका दिया गया है। पैसेज को दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखते हैं। 31 नंबर का पैसेज जो पूछ रहा है व्हाट चेंज डू यू सी इन द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया। यानी कि दोस्तों किस प्रकार का चेंज जो है आप लोग जो है ज्वाइंट फैमिली में हम लोग देखते हैं। तो आंसर्स में लिखना है कि द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगोन एंड ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया। ये जो इस प्रकार से चेंज करती है, जैसे जैसे आंसर्स लिख रहे हैं यही आपको कल के पेपर में ऐसे आंसर आपको लिखना, आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। 32 नंबर कहता है कि वाई आर द यंग मैन फ्रॉम विलेज शिफ्टिंग टू टाउन्स और सिटी। क्यों जो है बहुत सारे जो यंग्स मैन हैं वो विलेज को छोड़ करके सिटी में, टाउन में जाकर के बस जाते हैं। तो लिखना है कि द यंग मैन फ्रॉम विलेज शिफ्टिंग टू टाउन और सिटी फॉर दिस वर्क। यानी कि काम के तलाश में एम्प्लॉयमेंट लोग जितने सारे होते हैं वो क्या करते हैं, विलेज को छोड़ करके जाकर के सिटी में, दिल्ली में, मुंबई में जाकर के बस जाते हैं। इस प्रकार से उत्तर को लिख देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स आर कॉमन इन ज्वाइंट फैमिली। किस प्रकार का डिस्प्यूट जो है दोस्तों कॉमन जो पाया जाता है ज्वाइंट फैमिली में। तो लिखा गया कि द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एंड द सोर्स सिलेक्शंस बिटवीन द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ जो खुद पर क्या रहती है, इंडिपेंडेंट लिविंग रहती है। इस प्रकार से लिख देना है। आगे बढ़िए 34 नंबर कहता है कि हु सफर द मोस्ट ड्यू टू द डिस्टिंग्रेशन ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली। तो दोस्तों कौन ज्यादा सफर करता है, तो लिखा गया इंडिपेंडेंस लिविंग द मोस्ट ड्यू ऑफ द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। इस प्रकार से इसका आंसर को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट लॉस्ट हैव दे सफर्ड। दोस्तों यहाँ पर सफर के दौरान उनको क्या लॉस्ट यानी कि क्या जो पीछे छूट जाती है, तो पीछे जो छूट जाती है कि द एज हैव लॉस्ट द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली। यानी कि उसका जो ज्वाइंट फैमिली है तो आपका ट्रेडिशनल सोर्स को सारा इकोनॉमिक्स को क्या करती है, लॉस्ट करते जाती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर्स को लिख देना है। अब देखिए 36 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स एक्सट्रीम।
एक्सट्रीम का मतलब दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा को हम लोग क्या लिख देंगे, इसका मतलब हम लोग लिख देंगे सब लिख देंगे। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। सेंटेंस में इसको लिखिएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा द पैसेज मेन एक्सट्रीम, ठीक है। आप लोग क्या लिख दीजिएगा, सर्ब्स लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से आपको 2 में से 2 नंबर आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि पैसेज का ही क्वेश्चन है। कहता कि कंप्लीट द सेंटेंस द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हैज। तो हम लोग पैसेज को पढ़े हैं, तो लिखा गया था कि द ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगॉन एंड ड्रेस्टिक चेंज इन इंडिया। तो ये वाला चीज को आपको यहाँ पर पूरा आपको फिलअप कर देना है, तभी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि देयर आर द नंबर ऑफ द फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स। तो दोस्तों किस प्रकार का नंबर ऑफ फैक्टर्स था, तो देयर आर द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर लीडिंग टू रीड डेस्टिनेशन। इस प्रकार से आपको इसका आंसर को लिख देना है। अब दोस्तों 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन था मेक सेंटेंस विथ द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड दिया गया था इसका आपको गिवन सेंटेंस लिखना था, यानी कि प्रॉपरली सेंटेंस लिखना था। तो आपका जो वर्ड था डेस्टिनेशन, ये जो आपका वर्ड था इससे दोस्तों आपको एक शब्द को लिखना है, यानी कि सेंटेंस को लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच आर लीडिंग टू द डेस्टिनेशन, ठीक है। एक वर्ड है आपका अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी से दोस्तों आपको शब्द बनाना है, और ये आपका 1 मार्क्स का, ये भी आपका 1 मार्क्स का, दोनों बनाएगा तब आपको 2 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। दोस्तों लिखा गया कि अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट्स आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड स्पेशली इन द अर्बन, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग जो है 12 नंबर पक्का कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 30 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 30 नंबर दोस्तों कहता है कि सेक्शन सी का प्रश्न है, सेक्शन सी का प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 39 से 46 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। राइट एनी 6 क्वेश्चन, 8 को प्रश्न पूछेगा, 6 को का जवाब देना है, और आपको 18 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसका कैसे कैसे प्रश्न पूछा, कैसे कैसे आंसर्स होगा। दोस्तों कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल्स मॉडल्स गिवन बिलो कैन मस्ट और मैं। यहाँ पर जो मॉडल्स दिया गया है कि कैन मस्ट और मैं, इसके द्वारा सुटेबल्स मॉडल्स का यूज आपको करना है। जैसे कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि पेरेंट्स डैश लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, यानी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने चिल्ड्रंस को जरूर देखना चाहिए। क्या करना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और जरूर के लिए हम लोग जो क्या करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में मस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में कैसे करना है, मस्ट तो हम सिर्फ और सिर्फ लिखे हैं, आपको ये पूरा सेंटेंस को लिख देना है और बीच में आपको मस्ट लिख देना है, ठीक है। सेंटेंस लिखने के बाद जो आपको वहां पर दिया जाएगा। इसका दोस्तों बी नंबर है कि डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू। गॉड क्या हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉडल्स का, मैं का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैं को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, और ये 3 को आप लोग बनाएगा तब आपको जाकर के 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सी नंबर एनीवन डैश मिस्टेक, यानी कि हर कोई क्या करता है, मिस्टेक कर सकता है, तो हम लोग कैन का यूज करेंगे, और इस प्रकार से आपको लिख देना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संस्कृत का भी तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। जो प्रश्न बताएंगे वही हुबहू देखने को मिलेगा, जैसे मैथ में मिला, साइंस में मिला, सोशल साइंस में मिला, इसी प्रकार से आपको मिलते चलेगा। आपको कहता है दोस्तों 40 नंबर कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डायरेक्टेड, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है शी वॉज टू टायर्ड टू प्ले। यहाँ जो सेंटेंस है इसको हम लोग रिमूव टू करना है, यानी कि जो टू है इसको हमको हटा देना है। तो टू को हटाइए तो लिखिएगा सी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले। सी इज सो टायर्ड, टू को हटा दिए हम लोग सो को लिखेंगे, और हम लोग जो है दे टायर्ड के आगे हम लोग डेट का यूज कर लेंगे, और कैन नॉट प्ले हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है बी नंबर कहता है कि आई से ऑलवेज रिमेंबर यू, यानी कि आई से ऑलवेज रिमेंबर्स यू, हम आपको हमेशा याद करते हैं। इसको नेगेटिव में बनाना है, नेगेटिव में बनाया तो आई शेल रिमेंबर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी भी भुला नहीं सकता हूं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सी नंबर पूछा है, सी नंबर आपका जो है 13 फरवरी इंग्लिश के पेपर के लिए क्या पूछा है कि द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, मतलब कि जो टीचर बोलता है कि द अर्थ क्या करता है, घूरता है, राउंड करता है, चक्कर लगाता है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदल देना है। तो लिखिए द टीचर सेड डैट, सेड को जैसे आप लोग लिखिएगा इन्वर्टर कोमा की जगह आप लोग क्या कीजिएगा, डैट का यूज कीजिएगा, और द अर्थ इज राउंड को, क्योंकि यहाँ जो सेंटेंस है ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये डेफिनेटली चीज़ है, डेफिनेटली वाला जो चीज़ है कभी भी नहीं बदलता है। जैसे सनसेट
आपका होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से कोई ये वाला चीज़ आपको नहीं बदलता है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपका 41 नंबर। 41 नंबर में आपको जो है यहाँ पर जो है पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, जो कि अमांडा वाला पैसेज रहेगा और यहाँ पर आपको ये पढ़ करके बताना है, जो कि पोयम दोस्तों अमांडा से लिया गया, ठीक है। यही पोयम आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि आपके 3 नंबर पक्का करेगा। फटाफट से सारा प्रश्न को देख लीजिएगा, कल एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। पोयम दोस्तों आपका दिया गया कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पेटेंट सॉफ्ट डस्ट विथ माई हास्ट बेयर फुट फिट, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। इस प्रकार का आपका जो पोयम से लिया गया था। अब दोस्तों आपको कैसे क्वेश्चंस पूछा है और कैसे आंसर देना है, चलिए हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपका देख सकते हैं पूछा गया है कि नेम द पोयम फ्रॉम द वेयर दिस एक्सट्रेस हैज बीन टेकन। ये जो पोयम का कौन सा पोयम का पार्ट है, तो आपको लिखना है कि द नेम ऑफ द पोयम इज अमांडा, अमांडा से लिया गया है। इसके बाद देखिए हु हैज रिटन दिस लाइन, इस लाइन्स को अमांडा को कौन लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे कि रोबिन क्लीन हैज रिटन हिज लाइन्स। सी नंबर पूछा है कि व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या करती है, तो सी इज ए रोमिंग द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट पर क्या करती है, रोमिंग करती है। और इस प्रकार से आपका 3 नंबर यहाँ पर भी पक्का हो चुका है। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। 42 नंबर क्या कहता है कि व्हाट वाज वेली आ स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट। तो दोस्तों यहाँ पर वैली को लेकर के स्ट्रोंगेस्ट डिजायर, उसकी इच्छा को लेकर के पूछा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। तो वेली वाज एन 8 years ओल्ड गर्ल, वेली कितना साल की है, तो 8 साल की है। सी हैड ए नो प्लेमेट्स, किसी प्रकार का प्लेमेट्स नहीं है। हर्स फेवरेट फर्स्ट टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे ऑफ द हाउस एंड शी वाज हैपेंड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ए वॉस वेंट फ्रॉम हर विलेज टू नियर बाई टाउन। इस प्रकार से वैल्यू का आंसर आपको लिख देना है, जो कि आपको एग्जाम में दिलाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर कहता है कि हाउ इज कोर्ग ए वर्थ विजिटिंग प्लेस। दोस्तों कोर्ग किस प्रकार से खर्चीला विजिटिंग प्लेस है, ये आपको लिखना है। तो कोर्ग इज है, ठीक है, कोर्ग इज अ टूरिस्ट पैराडाइज ए स्मॉल टाउन ऑफ ए साउथर्न कर्नाटका, कंफॉर्मेटली, ठीक है, कंफर्टेबली कैंडलेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, इट इज द डेस्टिनेशन ऑफ ट्रांसक्विलिटी पीस एंड ब्यूटी। यानी कि कोर्ग है इसलिए ज़्यादा खर्चालू है क्योंकि वहाँ पर घूमने का इलाका है, जिसके माध्यम से शांति और सुंदरता को देखा जा सकता है, और जो कि आपका जो है कर्नाटका में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर को आपको लिख देना है। 44 नंबर बढ़िए। 44 नंबर कहता है कि हाउ वाज मटलिंडा, ठीक है, मटलिंडा ऑलवेज अनहैप्पी। मटिल्डा दोस्तों किस प्रकार से अनहैप्पी है, ये आपको बताना है। तो मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड नो ड्रॉय, नो होप, no means of becoming known. She was a pretty woman and she felt that she was born for all luxurious. She wished to marry a rich person but she was unlucky because she was born in a poor family. मटिल्डा दोस्तों इसलिए अनहैप्पी होती है क्योंकि वो दोस्तों लग्जरी घर में नहीं पैदा होती है। उसका इच्छा होता है कि एक पर्सन मिले जिस वो रिच पर्सन के साथ शादी करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पुअर फैमिली में क्या होती है, जन्म होती है। इस प्रकार से आंसर को लिख देना है। 45 नंबर क्या बोलता है, 45 नंबर कहता है वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी दोस्तों एनी जो है किस प्रकार से अपने डायरी पर, उनको डायरी क्यों जरूरत था, तो लिखना कि एनी फेल्ट हरसेल्फ कंप्लीटली अलोन, यानी कि एनी जो हमेशा अकेले रहती थी। हाउएवर शी हैड ए लविंग पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर, मतलब कि वो दोस्तों लविंग यानी प्यार करती थी अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर सिस्टर को, अपने बड़ी बहन को। सी हैड लविंग आंट्स एंड गुड होम, वो अपने आंटी को भी जो है लव्स करती थी। सी हैड अबाउट 30, ठीक है, फ्रेंड ऑल्सो, उसके पास जो है 30 गो फ्रेंड पहले से मौजूद था। येट सी फेल्ट ए अलोन, फिर भी वह क्या करती थी, वह अकेले रहती थी। एक्चुअली देयर वाज नो क्लोज फ्रेंड शी कुड कन्फाइड्स इन हर हार्ट डीपेस्ट फीलिंग, मतलब कि दोस्तों डायरी इसलिए जिसका नाम कीटी था उसको इसलिए यूज की थी क्योंकि दोस्तों अपना फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी। तो 45 का इस प्रकार से आंसर को लिख दीजिएगा। अब 46 नंबर देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। कहता है कि हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। तो दोस्तों किस प्रकार से टाइगर जो टेरिफाई करता है विलेजर्स को लिखना है। तो लिखना है कि द टाइगर प्रॉल्स अराउंड द हाउस ऑफ द विलेजर, हा ही टेरिफाई
देम बाय स्नेलिंग एट देम। देयर हाउस, ठीक है, हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। ही टेरिफाइड द विलेजर्स बाय वेयरिंग हिज फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग कॉल्स। इस प्रकार से आंसर को लिख दीजिएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन डी का प्रश्न आ चुका है, जिसमें आपको 47 से 52 तक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 4 को का जवाब देना है आपको, 20 नंबर यही आपको पक्का हो जाएगा। जो प्रश्न है दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा। और आप सभी का 20 नंबर अभी आपका जे लॉन्ग में भी पक्का होने वाला है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिएगा। 247 नंबर आपके एग्जाम में कल सेम टू सेम देखने को मिलेगा कि राइट अ लेटर टू योर मदर डिस्क्राइबिंग हर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपसे बताना है अपने मदर्स को, एक पत्र को लिखना है, इनफॉर्मल लेटर है, जो कि दोस्तों आपको बताना है कि आपका प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन का वो कैसा चल रहा है। तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहले आपका नाम, जैसे कि यहां पर लिखा गया है इसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे यहां लिखा मुस्कान कुमारी, आपको खुद का नाम लिखना है। इसके बाद लिखना है आप कौन सा जगह से आती है, तो ये धनबाद झारखंड की है, तो आप जो कुछ भी लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग लिखिएगा आप लोग एग्जाम का डेट, एग्जाम आपका 13 फरवरी को है तो 13 लिख दीजिएगा, दूसरा महीना फरवरी का है और 2026 ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों अब आप लोग नीचे बढ़िए, नीचे बढ़िए तो यहाँ लिखिएगा डियर मॉम। किसको हम लोग लिख लेंगे, मदर्स को लिख रहे हैं तो हम लोग डियर मदर्स भी लिख देते हैं, लेकिन हम लोग मॉम लिखेंगे इसलिए दोस्तों कि मॉम आपका सुटेबल वर्ड यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद अब आपको चालू करना है, अब लेटर को अच्छी तरह से लिखना, तभी आपको 5 नंबर आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 नंबर। तो दोस्तों लिखना है आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ए गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मतलब कि आपको जो पत्र मिला है मैं जानता हूं कि आप अच्छे होंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग टू अपडेट यू माई प्रिपरेशन, मतलब कि मैं जो है अपने प्रिपरेशन को लेकर के मैं अपडेट आपको देना चाहता हूं। फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन, आपका एग्जाम तो समाप्त तो होने को है, केवल आपका संस्कृत का एग्जाम बचा है, लेकिन फिर भी आपको लिखना है कि फॉर द अपकमिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे इसलिए, ठीक है। प्लीज डू नॉट वरी, आप चिंता मत कीजिएगा। आई एम स्टडिंग हार्ड एंड फॉलोइंग अ स्ट्रिक, मैं अपने परीक्षा को लेकर के अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, उसको डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा हूँ। ऑर्गेनाइज शेड्यूल टू कवर ऑल सब्जेक्ट सिस्टमेटिकली, मतलब कि मैं जो है अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ सिस्टमेटिकली करके, मतलब कि सिस्टम से पढ़ रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट को मैं कवर कर रहा हूँ। आशा है कि आप लोग भी सारा सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और ऑल सब्जेक्ट में आप लोग तहलका मचा करके आ चुके हैं। वीडियो जो देखा हो तो ऐसी तहलका मचा दिया हुआ, क्योंकि जो प्रश्न है वो सेम का सेम प्रश्न है, ठीक है। अब दोस्तों कहता है कि आई एम वेरी ऑप्टिमेटिक्स अबाउट अचीविंग अ गुड रिजल्ट एंड विल डू माई बेस्ट, मतलब कि मैं जो है अपना बेस्ट दूंगा अच्छे रिजल्ट के लिए, टू मेक यू प्राउड, आप जो मुझ पर क्या कर सकते, प्राउड कर सकते, प्राउड फील कर सकते हैं। आई जस्ट नीड योर ब्लेसिंग एंड प्लेयर्स, आपकी जरूरत है किसकी, आशीर्वाद की, आपकी मुझे सख्त जरूरत है, आप लोग लिख दीजिएगा। इसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा योर्स लविंग, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको लेटर्स में 5 नंबर आपको ऐसा ही मिल जाएगा, ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर, 48 नंबर दोस्तों आपका पैराग्राफ आपको पूछेगा। पैराग्राफ देता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन माई एम इन लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड वर्क इज वर्कशॉप। तो दोस्तों यहाँ पर एक पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम बताने वाले हैं माई एम इन लाइफ को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर पैराग्राफ है आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इज द बेस्ट हॉनेस्ट वे, मैं अपने कंट्री को बेस्ट हॉनेस्ट मानी कि ईमानदारी से सर्व करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम ए लीडर फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क फॉर माई कंट्री मैन, यानी कि मैं जो है कंट्री के लिए एक ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ जो यूजफुल हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लीडर ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड पीपल एस्पिरेशन एंड वर्क हार्ड फॉर इट्स फुलफिल्ड, मतलब कि मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा और जो भी अपॉर्चुनिटी है मैं उसको पूरा करूंगा। ट्रू एंड गुड लीडर आर दोज हु आर ऑलरेडी विलिंग टू सेक्रीफाई देमसेल्फ फॉर द सेक और पीपुल एंड देयर कंट्री, मतलब कि जो ट्रू लीडर्स होता है, गुड लीडर्स होता है, अच्छा नेता होता है, वो सेक्रीफाई कर करके अपना कंट्री को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 49 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में सेम का सेम प्रश्न आपको रहेगा कि गिव है करेक्टर एक्सचेंज स्केच ऑफ वोली। वोली का दोस्तों करेक्टर स्केच लिखना है, कैसे लिखना चलिए जानते हैं। तो वोली वॉज द 4th डॉटर्स ऑफ द, ठीक है, नुमेंद्रा रमल, मतलब कि रुमेंद्रा नमल्स का क्या है, तो 4th डॉटर है, चौथा बेटी है, कौन, भोली, जिसका नाम है भोली, ठीक है, भोली एकदम है, बिल्कुल भोली। सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट,
when she was a baby perhaps it has the damage someone parts of the brain, मतलब कि उसके पार्ट्स का समवन जो पार्ट्स वो डैमेज है। देन शी हैड अ स्मॉल पॉक्स, हर बॉडी वाज ए क्या है डिसफिगर्ड है बाय पॉक मार्क्स, मतलब कि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्स का निशान है। वॉली यूज टू अ स्टीमर, क्या यूज करती है, स्टीमर को यूज करती है कि शी वाज नॉट ब्यूटीफुल बट द हर एजुकेशन ब्राउट अ चेंज इन देयर पर्सनैलिटी, मतलब कि वो जो उसके पर्सनैलिटी जो है उसको कैसे चेंज हुआ है, एजुकेशन के चलते चेंज हुआ है। हैज सी ग्रो अप, वो अपने हमेशा बढ़ना चाहती है। सी स्टॉपेड स्ट्रीमिंग, और स्ट्रीमिंग को क्या करती है, स्टॉप करती है। सी नो व्हाट वाज द गुड एंड व्हाट वाज द बैड, वो जानते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो दोस्तों इस प्रकार से वोली का कैरेक्टर स्केच को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु वाज हॉरेंस डेनवे, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज ही। हॉरेंस डेनवे दोस्तों कौन था और ये किस प्रकार का पर्सन था। तो हॉरेंस डेनवे वाज ए मेटिकुलस प्लेनर्स बट स्टिल इज द halted. He used to plan his robbery very well. He knew all the ठीक है details of the sort of grange. He knew the times when there would be not one at the house. He even knew the name of the dog is the house. मतलब कि हॉरेंस डे में दोस्तों क्या था, मेटिकुलस प्लानर्स था, मतलब वो प्लान बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। However, he was the completely deceived by the lady he met the house. वो दोस्तों एक लेडी से मिलती है, ठीक है, लेडी से मिलती है और मिलता है। He was outdone by her. He was taken in the by her stable way and did not realize that she herself could have an thief. क्योंकि दोस्तों हैरेंस डेमी क्या करता है, वो दोस्तों अनेक प्लान करता है, उसको पूरा करने के लिए वो चोरी करता था। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए इसका दोस्तों नेक्स्ट है 51 नंबर का प्रश्न है। 51 नंबर कहता है कि ग्रिफिन वाज रेदर है लॉलेस पर्सन, इसके ऊपर आपको कमेंट लिखना है। ग्रिफिन किस प्रकार का लॉलेस पर्सन है, ठीक है, रेदर के बारे में आपको कमेंट करना है। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, नो डाउट, में कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ब्रिलियंट साइंटिस्ट है कौन, ग्रिफिन। He conduct so many experiments to discover a wonder drugs, मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिस्कवर्स को लेकर के कि and he succeed in the endeavor but he was otherwise not a decent, honest or peace loving person. He broke law, क्योंकि वो सारा नियम को ही तोड़ देता है। He missed his discovery. He was a revengeful. He did not work to earn his living, मतलब को पैसा नहीं कमाता था। When the landlord wanted to eject him to set fire of the house, he first slipped unseen into a big London store. और इस प्रकार से ग्रिफिन के बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन है, कहता कि व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन व्हाट ही डू। दोस्तों लेंचो क्यों डरता था, तो दोस्तों यहाँ लिखना है कि लेंचो वाज रियली है हार्ड वर्किंग फार्मर, क्योंकि लेंचो सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रमी करता था। और ये वाला तो लगता है ना कि लेंचो वाला तो सबको याद होगा, ठीक है, ये जो पहला जो चैप्टर वो सबको याद होता है। हिज अर्थ नीडेड वाटर, उसका जो अर्थ नीडेड यानी वाटर का जरूरत था। हिज ए क्लाउड इन द स्काई, ही टोल्ड हिज वाइफ डेट वोल्ड रेन, मतलब को वाइफ को कहता है कि काश बारिश हो सकता था। सुन सी स्टार्ट रेनिंग एंड हालिंग, और वैसे ही रेनिंग स्टार्ट होता है। ही क्रॉप्स वार डिस्ट्रॉय बाय हेलस्टोन, उसका जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, विनाश हो जाता है हेलस्टोन के कारण से, बर्फ वाला पानी के कारण से। लेंचो फियर्ड एंड हिज फैमिली ओल्ड स्ट्रेव बट ही हैड ए देनटोर, ठीक है, फैथ इन गॉड, देमतोर फैथ इन गॉड, मतलब कि फैथ मतलब विश्वास कैसे रखता था, ठीक है, वो गॉड में विश्वास कैसे रखता था, ठीक है। तो ही वाज श्योर नो आइडियाज ऑफ द हंगर हैज द गॉड आइज सी एवरीथिंग, ही बिलीव्ड द गॉड और सॉ हेवन द, आप सभी का लिखा गया है डीप वन इन द कॉन्शियंस। और इस प्रकार से गॉड को लेटर लिखता था जिसमें 100 पीसेस का डिमांड करता था। इस प्रकार से आपको लिख देना है। एक दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको देंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ई वाला है। ई वाला आपका जो क्वेश्चंस है कि व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, कि हाउ डिड सेंड द लेटर, इसको आप लोग याद जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं रखते हैं। 1 से लेकर 52 तक सभी प्रश्नों को हम लोग बेखूबी सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। इंग्लिश का पेपर में आपका 80 में से लाने से कोई नहीं रुक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।